जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत आर्या, आप लोग का WTI चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करें यहाँ पर ठीक है, हम लोग दूसरे वीडियो में आज देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम लोग ने पहले वाले क्लास में देखा था क्या कि किस तरह से इतिहास का खंडन किया गया। हम लोगों ने इतिहास का पूरी तरह से खंडित करके बताया कि क्या क्या इसमें पढ़ा है, क्या क्या इसमें पढ़ना है। आज हम लोग जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे कि इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास को 3 भाग में हम लोग बांटे। ठीक है, पढ़ने लिखने के साक्ष्य के आधार पर। ठीक है, जिसे हम लोग रॉबर्ट ब्रूस्ट, एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस्ट। उन्होंने क्या किया कि पढ़ने लिखने के साक्ष्य के आधार पर प्राचीन इतिहास को 3 खंड में बांटा। प्राक इतिहास, आदि इतिहास और एक ऐतिहासिक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एक और जर्नलिस्ट है जिनका नाम है जेम्स थॉमस। हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। प्राचीन इतिहास हम लोग देख रहे थे दोस्तों। प्राचीन इतिहास को 3 खंड में बांटा गया दोस्तों। ठीक है, एक बोलते हैं प्राक इतिहास, एक बोलेंगे आदि इतिहास, उसके बाद एक ऐतिहासिक। इस तरह से हमने देखा था क्या कि पढ़ने लिखने के साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 खंड में बांटा गया था। एक बोलते हैं प्राक इतिहास, आदि इतिहास और एक ऐतिहासिक है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर पूरा तत्व के आधार पर एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम था जेम्स थॉमस की बात करें दोस्तों, तो जेम्स थॉमस ने क्या किया कि पूरा तत्व के आधार पर, पूरा तत्व मतलब कि उस समय औजार के आधार पर, औजार की बात करें दोस्तों, औजार के आधार पर इतिहास को 3 खंड में बांटा गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर पूछा था कि प्राक इतिहास में किस तरह के औजार का प्रयोग किया जाता था, तब प्राक इतिहास को पाषाण काल का इतिहास कहा जाता है दोस्तों। पाषाण काल का मतलब कि इस खंड में, मतलब इस इतिहास काल खंड में देखेंगे तो जितने भी औजार थे यहाँ पर पत्थरों के मिलते थे। औजार किसके होते थे दोस्तों? पत्थरों के, जिन्हें हम लोग पाषाण कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? पाषाण युग दोस्तों। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब पूरी तरह से प्राक इतिहास को अच्छी तरह से इसका गद्यांश करेंगे यहाँ पर कि पाषाण काल कितने खंड में बटे होते हैं, फिर पूरा जितने भी पाषाण काल है उसमें कौन कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं हमने यहाँ पर कि आदि इतिहास, इसमें जो है खासकर औजार जो है कांसा का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि इसे कांस्य युग भी कहते हैं। क्या दोस्तों कहेंगे यहाँ पर? कांस्य युग। ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर खासकर दोस्तों तो लोहा का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो आज के हम लोग के जो समय है जिसको हम लोग कल युग कहते हैं, वो सिंपल इसी से रिलेटेड है, लोहा युग। ठीक है, जितना भी हम लोग के दोस्तों की कल कारखाने ये सब लगता है वो सब लोहे के प्रयोग से ही होता है। हम लोग के आज के डेट में अगर जीवन व्यतीत करना है तो लोहा पर हम लोग 90% आश्रित है। ठीक है, घर बनाना हो, चाहे कोई बिल्डिंग बनाना हो, कोई किसी तरह का मतलब कि परिवहन बनाना हो, चाहे किसी तरह को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो दोस्तों, हमें लोहा का सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए हम लोग जेम्स थॉमस के अकॉर्डिंग, ठीक है, औजार के आधार पर मतलब पूरा तत्व के आधार पर इतिहास को 3 खंड में बांटा गया। प्राक इतिहास काल को जिसको पाषाण काल का युग कहते हैं, आदि इतिहास को जिसको कांस्य युग कहते हैं, इतिहास काल को जिसे हम लोग लौह युग कहते हैं दोस्तों। कल हम लोग ने इसके देखा कि इसमें एग्जाम्पल प्राक इतिहास को हम लोग यहाँ पर जो क्या बोलते हैं कि पूरा पाषाण काल का युग, इसे सिंधु सभ्यता का युग, इसे वैदिक युग भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो एक और जर्नलिस्ट है जिनका नाम है लुबक। ये क्या करते हैं कि प्राक इतिहास काल को, मतलब प्राक ऐतिहासिक काल को क्या करते हैं कि औजार के आधार पर 3 खंड में बांटते दोस्तों। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लुबक क्या करते हैं? प्राक इतिहास को 3 खंड में बांटते हैं। ठीक है, किसके आधार पर? तो औजार यानी कि पत्थरों के औजार के आधार पर, पत्थरों की क्या बोलते हैं, पत्थर के आधार पर क्या करते हैं कि प्राक इतिहास को 3 खंड में बांटकर उसे विभक्त करते हैं। हम लोग आगे थोड़ा सा और देखें तो जैसा कि पुरातत्व की बात करें, पुरातत्व उसे कहते हैं दोस्तों जो पुराने मतलब समय, मतलब कि जब इन सब का मतलब खंडन किया जा रहा था, इन सब का अध्ययन किया जा रहा था, तब कुछ पुराने सामान मिलते थे। ठीक है,
मतलब कि खुदाई करते समय कुछ पुराने पुराने अगर सब्सटेंस मिलते हैं, सामान मिलते हैं, उन्हें पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या कहता है कि उन्हें एक C14 रेडियो कार्बन पत्ती से उनका उम्र जांच करके बताया जाता था कि वो किस खंड के हैं, प्राक इतिहास के, अर्ध इतिहास के या ऐतिहासिक काल के दोस्तों। ठीक है, हम लोग आगे थोड़ा देखें तो पुरातत्व की बात करें तो हम लोग के देश पर अंग्रेजों का वर्चस्व था। ठीक है, यूरोपियनों का वर्चस्व था दोस्तों। तो बात करें यहाँ पर जो भी पुरातत्व मिलते थे उन्हें एक संग्रहालय में उन्हें एक सीमित करके उन्हें संग्रहित किया जाता था। ठीक है, जो भी हम लोग बात करें दोस्तों कि अगर वो लोग जिसका मतलब खुदाई करते थे, जो पुरातत्व मिलते थे, उन पुरातत्वों को, ठीक है, डेनमार्क डेनमार्क दोस्तों एक कंट्री है, ठीक है, देश है, जिसमें एक संग्रहालय जिनका नाम है कॉपेनहेग संग्रहालय। संग्रहालय का नाम क्या दोस्तों? कॉपेनहेग संग्रहालय। कॉपेनहेग संग्रहालय कॉपेनहेग संग्रहालय में ही पुरातत्वों को संरक्षित करके रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर जैसे जैसे और विकास हुआ, जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो हमारे जो भारत में जो पुरातत्व मिलते थे उन पुरातत्वों को, तो भारत में पुरातत्व मिलते थे उन पुरातत्वों को बात करें तो यहाँ भोपाल में एक इंदिरा गांधी संग्रहालय दोस्तों। पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है इंदिरा गांधी संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में एक इंदिरा गांधी संग्रहालय जहाँ पुरातत्वों को संरक्षित करके रखा जाता है दोस्तों। मतलब एक म्यूजियम में इसको संरक्षित करके रख सकते हैं दोस्तों, ताकि कोई टूरिस्ट आए उसे पुराने जमाने के सामान को देखकर, मतलब पुरातत्व को देखकर उसे आभास हो कि उस पुराने जमाने के लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते दोस्तों यहाँ पर। तो प्राक इतिहास को जो पत्थर के आधार पर औजार जो था, खास करके पत्थरों का प्रयोग किया जाता था औजार के रूप में, हम लोग इसे 3 खंड में बांटकर देखेंगे। ठीक है, हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पाषाण युग। सबसे पहला जो यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर शुरू होता है दोस्तों, पाषाण युग। ठीक है दोस्तों, पाषाण युग की बात करें यहाँ पर तो इसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? ये प्रागैतिहासिक, मतलब कि प्रागैतिहासिक में जो युग चले वो पाषाण युग चले, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रागैतिहासिक काल में जितने भी औजार थे वो खासकर पत्थरों के प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, जिसमें हम लोग पाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग को दोस्तों लुब्बक ने कहा किया कि इसे पत्थरों के साइज क्रम के अनुसार, लुब्बक एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था लुब्बक ने पाषाण काल को 3 भाग में बांटा। इसे बोलते हैं यहाँ पर सबसे पहला पूरा पाषाण। ठीक है दोस्तों, देखेंगे सबसे पहला पूरा पाषाण। इसे अंग्रेजी में पैलियोलिथिक कहते हैं। पैलियोलिथिक। आगे देखेंगे यहाँ पर तो मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक एज। उसके बाद मध्य पाषाण काल, जिसे हम लोग मेजोलिथिक एज भी कहते हैं। उसके बाद देखें तो नव पाषाण काल, जिन्हें हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं। नियोलिथिक एज की बात करें, ठीक है दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे पहले पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, इन सब की हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर जानकारी देंगे। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा देखें यहाँ पर तो कहा जाता है यहाँ पर कि हम लोग ने एक आधार थोड़ा सा छोड़ दिया दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि जो इतिहास थे वो 3 खंड में बटे हुए थे। इतिहास की बात करें, इतिहास यहाँ पर जो थे वो 3 खंड में थे। प्राचीन इतिहास की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो 3 खंड में थे। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है प्राक इतिहास, उसके बाद आदि इतिहास, उसके बाद ऐतिहासिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि इसके मतलब कि कालखंड की बात करें, प्राक इतिहास के कालखंड की बात करें दोस्तों तो 25 लाख से 12,000, 25 लाख से 3,000, 25 लाख से दोस्तों तो 3,000 इसके कालखंड है दोस्तों। मतलब सबसे ज्यादा मनुष्य अगर जीवन व्यतीत किया दोस्तों तो प्राक इतिहास काल में, जिसे हम लोग पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, आगे की बात करें दोस्तों, आधि इतिहास की बात करें तो ये 3,000 से लेकर 1,500 तक, 3,000 से दोस्तों कहाँ तक 1,500 तक
इतिहास की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 1500 से 600, 1500 से 600। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, क्षत्रियों का राज शुरू होता है, जिसमें कई सारे हम लोग वंश देखे थे। कल हम लोग वंश के बारे में जानकारी लिए थे। वो सब वंश क्या करते हैं, 600 ईसा पूर्व के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर अपना शासन प्रशासन भारत में क्या करते हैं कि पूरी तरह से भारत वर्ष को मतलब कि अपनी ओर संगठित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे के हम लोग देखें थोड़ा सा, तो पूरा पाषाण की हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें इससे, अगर हम लोग कालखंड की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो पूरा पाषाण काल का जो खंड था, अगर हम लोग पाषाण काल की बात करें, इसका कालखंड तो 25 लाख से लेकर ठीक है दोस्तों, 25 लाख से लेकर दोस्तों 3000 तक, 25 लाख से लेकर 3000 तक। इसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पूरे पाषाण को 3 खंड में बांटे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से कालखंड में बांटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे पहले पूरा पाषाण, इसका अगर बात करें यहाँ पर, तो पूरा पाषाण का कालखंड, पूरा पाषाण का कालखंड की बात करें, कालखंड की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो पूरा पाषाण की कालखंड में देखें, इसका कालखंड जो है 25 लाख से लेकर 25 लाख से लेकर दोस्तों यहाँ पर ये 12,000, 25 लाख से लेकर 12,000 के का मतलब 12,000 दोस्तों, 25 लाख से लेकर 12,000 तक के कालखंड के मतलब इस समय को हम लोग पूरा पाषाण कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखें यहाँ पर, तो 12,000 से लेकर दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 6,000, 12,000 से लेकर क्या तक दोस्तों 6,000 के कालखंड के समय को हम लोग मध्य पाषाण कहेंगे। नव पाषाण की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो 6,000 से लेकर लगभग यहाँ पर जो है हम लोग 1500, 6,000 से लेकर नव पाषाण को 6,000 से लेकर 3,000 तक के समय को हम लोग दोस्तों यहाँ पर तो नव पाषाण काल का समय देखेंगे। बीच में हम लोग एक टाइम पीरियड देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 7,000 काल। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, जिसके कारण नव पाषाण काल में परिवर्तित होती है दोस्तों। हम लोग यहाँ पर कालखंड देखें, ठीक है, 25 पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के कालखंड को। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जब औजार के आधार पर, पत्थरों के आधार पर पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया, तो यहाँ पर पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल हम लोग औजार देखेंगे दोस्तों, पत्थरों के औजार वो किस तरह के होते थे। तो यहाँ पर जो औजार थे यहाँ पर बहुत बड़ा दोस्तों, बहुत बड़ा, साथ में भद्दा, मतलब जिसका मतलब कि बहुत बड़ा, जिसका किसी तरह का अगर बात करें तो अगर ये जो समय था पूरी तरह से आदि मानव का समय था दोस्तों। ठीक है, आदि मानव समय मतलब कि वो लोग क्या करते थे, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए खासकर क्या करते थे कि शिकार और खाद्य संग्रह, मतलब कि एक तरह के अखेटक कह सकते हैं, मतलब कि हम लोग खाद्य संग्रह को एक तरह से अखेटक कहेंगे। हम लोग आगे जानेंगे किस तरह से लोग खाद्य संग्रह करते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या करते थे कि वो लोग पत्थरों के बिना लोग पत्थरों का सहारा लेकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, साथ ही खेती करना शुरू किए औजार की सहायता से। ठीक है दोस्तों, तो औजार के रूप में पत्थरों का प्रयोग करते थे, जिसमें पूरा पाषाण काल में औजार जो थे बहुत बड़ा और भद्दा टाइप था। ठीक है, अगर बात करें इसमें किसी तरह का कोई कटिंग वटिंग नहीं था दोस्तों, सिंपल इस तरह का आकार होता था दोस्तों पत्थरों का। ठीक है, हम लोग बात करें तो इस तरह के आकार से मतलब कि किसी तरह का कोई आकार नहीं, इसे भद्दा जिसको कहता है। ठीक है, आकार कैसा था दोस्तों, बहुत बड़ा भद्दा आकार था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, लोग में कुछ सोच विकसित हुई। सोच विकसित होने के कारण क्या हुआ कि जो औजार थे उन्हें थोड़ा छोटा किया गया। औजार क्या किया हुआ, छोटा औजार। औजार कैसे किया होता, छोटा। जब छोटा औजार किया गया उसे माइक्रोलिथिक कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, माइक्रोलिथिक। इस एज को माइक्रोलिथिक भी कहेंगे या मेसोलिथिक एज भी कहेंगे दोस्तों, दोनों का मतलब एक ही है। माइक्रोलिथिक मतलब औजार जो थे यहाँ पर छोटे रूप में परिवर्तित किया गया। ठीक है, उसे थोड़ा सा नुकीला बनाया गया दोस्तों। इस तरह से अगर बात करें तो इस तरह से नुकीला बनाया गया। ठीक है, इस तरह से औजार का विकास किया गया। आगे बात करें नव पाषाण काल में, तो यहाँ पर औजारों में मतलब पत्थरों में पॉलिश करना शुरू किया गया। ठीक है, पत्थरों में क्या किया दोस्तों, पॉलिशदार, औजार को पॉलिशदार बनाया गया। औजार को क्या बनाया गया, पॉलिशदार। इससे हम लोग मेगालिथिक कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, मेगालिथिक कहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग धीरे धीरे और थोड़ा सा इसे गहन अध्ययन करेंगे, आप लोग इसे उतार सकते हैं। ठीक है, आगे के हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूरा पाषाण की हम लोग जानकारी ले रहे थे। ठीक है, हम लोग ने औजार देखा, इसके कालखंड को देखे। आगे हम लोग देखेंगे इसके जीवन काल। ठीक है, इसके जीवन यापन कैसा था दोस्तों, जीवन यापन की बात करें। ठीक है, जीवन यापन। ठीक है,
पूरा पाषाण काल में दोस्तों जीवन यापन दोस्तों ये चरगाह की तरफ है, मतलब घुमक्कड़। सिंपल है, इसको ठेठ भाषा में क्या बोलेंगे दोस्तों? घुमक्कड़ बोलेंगे। घुमक्कड़ कहने का मतलब ये अपना जीवन जो है एक अखेटक की तरह, मतलब खाद्य संग्रह करते थे। घूम घूम कर दोस्तों खाद्य संग्रह करते थे। खाद्य संग्रह जिन्हें हम लोग अखेटक कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? अखेटक कहेंगे। ये व्यापक रूप से प्रचलित है कि अपना जीवन जो है पूरा पाषाण काल के लोग जो है घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, खाद्य संग्रह करते थे, जिन्हें हम लोग अखेटक कहते हैं। ठीक है, चरगाह की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है दोस्तों, एक बात यहाँ से हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य जो है सबसे ज्यादा जीवन व्यतीत करने वाला समय कौन था? तो पूरा पाषाण। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो पाषाण काल, जिसे हम लोग प्रागैतिहासिक कहते हैं। उसके बाद बोलो तो उसका दोस्तों यहाँ पर तो पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसका जो जीवन यापन था कैसा दोस्तों? घुमक्कड़, खाद्य संग्रह। ठीक है, और अखे जिसे हम लोग अखेटक कहते हैं। अखेटक का मतलब खाद्य संग्रह करना। यहाँ भी इसी तरह का सिस्टम प्रचलित था दोस्तों, यहाँ भी इसी तरह का नियम प्रचलित था। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत मतलब कुछ मतलब था। यहाँ पर धीरे धीरे लोग में समझदारी विकसित हो रही थी। आदि मानव मतलब कि थोड़ा सा अपना मतलब कि भरण पोषण करने के लिए कुछ कृषि पर भी थोड़ा सा धीरे धीरे लोग परिवर्तित कर रहे थे। नव पाषाण में काल करते क्या करें दोस्तों यहाँ पर? तो जीवन व्यतीत यहाँ पर जीवन यहाँ पर अस्थायी हो गया। अस्थायी होने के बहुत सारे कारण दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से अस्थायी होते हैं प्लस अस्थायी होकर के कृषि करना शुरू करते हैं। अस्थायी होकर क्या करते हैं? कृषि, क्योंकि कृषि करने के लिए दोस्तों हमें अस्थायी होना जरूरी है। हम लोग घूम घूम कर खेती नहीं कर सकते। ऐसे अगर बात करें तो एक घूमने वाली कृषि होती है जिसका नाम हम लोग झूम खेती कहते हैं। ठीक है, वो खासकर सिक्किम के राज्य में प्रचलित है, जिसे हम लोग शिफ्ट एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहता है दोस्तों। इसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो नव पाषाण काल में दोस्तों जीवन यापन कैसा हो गया? अस्थायी हो गया। लोग जैसे एक जगह रहकर अपना जीवन यापन करने लगे, एक जगह रहकर। ठीक है, एक जगह रहकर दोस्तों अपना जीवन यापन करना शुरू करते हैं, एक जगह रहकर। आगे के हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक जगह है जिनका नाम है मेहरगढ़। नाम क्या दोस्तों? मेहरगढ़। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वह कौन सा जगह है जिनमें प्रागैतिहासिक काल के तीनों कालखंड के साक्ष्य या प्रमाण मिलते दोस्तों? तो ये है मेहरगढ़। ठीक है दोस्तों, मेहरगढ़ जो दोस्तों ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। यहाँ पर जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों कालखंड के साक्ष्य यहाँ से प्रमाणित रूप से हमें मिलते हैं दोस्तों। आगे की हम लोग बात करें यहाँ पर तो पूरा पाषाण काल दोस्तों यहाँ पर 3 भाग में बटे होते हैं। पूरा पाषाण काल दोस्तों कितने भाग में? 3 भाग में। हम लोग आगे यहाँ पर देखने थे क्या? पूरा पाषाण काल। आगे हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण, धीरे धीरे करके पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पूरा पाषाण काल की बात करें दोस्तों ये 3 खंड में बटे हुए थे। कितने खंड में? 3 खंड। एक बोले तो निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण। ठीक है दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण। ठीक है, आगे बात यहाँ पर तो मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर तो उच्च पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, यहाँ से हम लोग सिर्फ जगह का प्रमाणित देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के जो दोस्तों यहाँ पर औजार और जगह देखें तो निम्न पाषाण काल की बात करें, अगर साक्ष्य की बात करें कि निम्न पूरा पाषाण काल में साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं तो जगह है दोस्तों सबसे पहले यहाँ बात करें बेलन घाटी। जगह का नाम क्या दोस्तों? बेलन घाटी। ठीक है दोस्तों, बेलन घाटी। उसके बाद यहाँ पर एक सोहन घाटी, बेलन घाटी, सोहन घाटी। ठीक है, मध्य पाषाण की बात करें यहाँ पर कुछ और विकसित होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मध्य पाषाण काल में तो यहाँ भी बेलन घाटी, बेलन घाटी, बेलन घाटी से मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद सोहन घाटी, सोहन घाटी। उसके बाद तुंगभद्रा घाटी, तुंगभद्रा दोस्तों, तुंगभद्रा घाटी। उसके बाद नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। आगे के हम लोग देखें यहाँ पर तो उच्च पूरा पाषाण में देखें यहाँ पर तो यहाँ भी बेलन घाटी दोस्तों, बेलन घाटी के प्रमाण जो है दोस्तों, बेलन घाटी के प्रमाण तीनों युग में देखते हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, बेलन घाटी और सोहन घाटी। ठीक है, बेलन घाटी दोस्तों, बेलन घाटी और सोहन घाटी ये 2 प्रमुख पूरा पाषाण काल के प्रमुख मतलब की जगह दोस्तों जहां से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, एक बेलन घाटी और एक सोहन घाटी। आगे देखेंगे कर्नाटक की तरफ, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक दोस्तों
नेक्स्ट यहाँ कर्नाटक का एक दोस्तों कंगनहली है। उसके बाद देखेंगे गुजरात। गुजरात मतलब सिंपल बात में बात करें दोस्तों, यहाँ पर मध्य भारत है। मध्य भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ से भी दोस्तों प्रमाण मिलते हैं। मध्य भारत, ठीक है दोस्तों। आगे के हम लोग देखें यहाँ पर पूरा पाषाण काल की बात करें तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जगह देख लेते हैं। निम्न प्लस साक्ष्य की बात करें किसकी जगह से मिलता है दोस्तों, पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख 2 जगह है वो है बेलन घाटी, सोन घाटी। जो निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं बेलन घाटी दोस्तों, ठीक है, ये यूपी के मिर्जापुर में पड़ते हैं। क्योंकि हम लोग गाना सुना दोस्तों, ठीक है, मिर्जापुर के मेहंदी कजरा, एक गाना दोस्तों भोजपुरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो सोहन घाटी ये जो दोस्तों खासकर पाकिस्तान में पड़ते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे देखें यहाँ पर दोस्तों, तो बेलन घाटी दोस्तों ये यूपी के मिर्जापुर में दोस्तों, यूपी के मिर्जापुर की बात करें, मिर्जापुर में दोस्तों एक क्या बोले, एक त्रिकोणीय एक मंदिर है दोस्तों, विंध्यवासिनी मंदिर, ठीक है। वहां पर मतलब कि ग्रेविटेशन का सबसे अच्छा मतलब कि यहाँ पर वहां पर एग्जाम्पल प्राप्त होता है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर तो मिर्जापुर से हम लोग एक गाना भी सुनते हैं, भोजपुरी गाना, मिर्जापुर के मेहंदी कजरा, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो सोहन घाटी दोस्तों ये सिंधु नदी के सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी दोस्तों सोहन है। सिंधु की सहायक नदी दोस्तों, ठीक है, सोहन। जो उसके आसपास के एरिया को हम लोग सोहन घाटी दोस्तों ये खासकर पाकिस्तान में पड़ते हैं। कहाँ पड़ेंगे दोस्तों, ये पाकिस्तान में, ठीक है। मध्य पाषाण की बात करें तो मध्य पाषाण काल जो बेलन घाटी जो भी हम लोग देखें कहाँ, तो यूपी के मिर्जापुर में, सोहन घाटी पाकिस्तान में, तुंगभद्रा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों, एक तुंगभद्रा नदी दोस्तों कर्नाटक में। उसके बाद नर्मदा घाटी जो गुजरात में नर्मदा नदी के जो आसपास के एरिया है दोस्तों उसे नर्मदा घाटी। पूरा पाषाण काल में दोस्तों बेलन घाटी, सोहन घाटी, कर्नाटक, मध्य भारत और एक असम भी लेंगे दोस्तों, एक असम से भी मूर्त पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले। हम लोग इस तरह से देखें कि साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो औजार की बात कर ले। आगे हम लोग औजार देखें दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजार प्राप्त हुए हैं उन्हें हम लोग चॉपर, चॉपिंग और पेबुल प्रकार के औजार मिले दोस्तों। यहाँ पर हस्त कुदार औजार के रूप में यहाँ पर दोस्तों हस्त कुदार यहाँ पर दोस्तों कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले दोस्तों, कुल्हाड़ी और कुदार के प्रमाण मिले दोस्तों औजार के रूप में, ठीक है दोस्तों। अगर देखें दोस्तों यहाँ पर तो हम लोग जैसे से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, औजार का हम लोग औजारों का पॉलिशदार किया जाता है, जो खासकर कुल्हाड़ी और कुदार पर ज्यादा फोकस किया जाता है। कुल्हाड़ी और कुदार को दोस्तों यहाँ पर और पॉलिश करके और नुकीला करके यहाँ पर और विकसित किया जाता है दोस्तों, जो कि हम लोग नव पाषाण काल में देखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांट कर देखें, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, और उसके प्रमाणित जगह जहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और खास करके और औजार जो हम लोग को निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण में जो औजार के रूप में यूज होते थे दोस्तों, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल, ठीक है, चॉपर, चॉपिंग दोस्तों, और एक यहाँ पर क्या है पेबुल, ठीक है दोस्तों। एक यहाँ पर हस्त कुदार, कुल्हाड़ी और कुदार देखेंगे, ठीक है। आगे की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों हम लोग पूरा पाषाण दोस्तों यहाँ पर जो जीवन व्यतीत होता था, ठीक है। यहाँ पर जीवन यापन की बात करें, जीवन शैली कैसी थी दोस्तों, तो घुमक्कड़, खाद्य संग्रह, खाद्य संग्राहक दोस्तों, जिन्हें हम लोग खासकर अखेटक कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, अखेटक, ठीक है। आगे हम लोग बात करें दोस्तों, पूछा था पूरा पाषाण काल में खासकर किसका खोज किया गया दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल की बात करें, खोज हुआ यहाँ पर दोस्तों आग का, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आग का खोज किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। आग का खोज दोस्तों पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आग का खोज कैसे किया गया, तो ये लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे दोस्तों। पत्थरों से क्या करते थे कि जानवर को मारने का काम करते थे, जानवरों को शिकार करने का प्रयास करने का कार्य करते दोस्तों, ठीक है। तो ये लोग एक पत्थर से जब देखे कि किसी पत्थर से किसी जानवर को मारा गया, तो जानवर से न टकराकर किसी दोस्तों पत्थर से टकराए,
तो वहां से दोस्तों एक चिंगारी निकलती है जो क्या करती है, पूरे जंगल को आग लगा देती है। ऐसा इतिहासकार का कहना है। इस तरह से पता चलता है कैसे पूरा पाषाण काल किसका खोज हुआ दोस्तों, आग का खोज होता है। ठीक है, आगे के हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक साक्ष्य मिले दोस्तों यहाँ पर, खासकर नर्मदा घाटी से, खासकर दोस्तों नर्मदा के तट से, नर्मदा की जगह दोस्तों हस्तनौरा, नर्मदा का एक जगह दोस्तों हस्तनौरा, हस्तनेरा का दोस्तों एक हस्तनेरा, हस्तनेरा एक जगह दोस्तों नर्मदा के आसपास इलाके में, हस्तनेरा एक जगह है दोस्तों जहां से दोस्तों, ठीक है, पूरा पाषाण काल में मतलब कि मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले। ठीक है दोस्तों, नर्मदा दोस्तों मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले। और आगे देखें यहाँ पर, तो पूरा पाषाण काल की एक यहाँ पर एक भीमबेटका की साक्ष्य दोस्तों, भीमबेटका, जिससे हम लोग भीम के बैठने की स्थान कहते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल से एक और साक्ष्य मिले दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों भीमबेटका, जिन्हें हम यहाँ पर एक गुफा शैली, एक गुफा मिली दोस्तों भीमबेटका की गुफा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर क्या करते थे कि जो आदि मानव थे उसमें रहते थे, रहकर वहाँ पर एक मतलब कि चित्र देखा गया दोस्तों, यहाँ पर चित्र का प्रमाण मिला है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो चित्र का जो प्रमाण मिला है वहाँ पर से पता चलता है दोस्तों कि लोग वहाँ पर अपना जो भी वहाँ पर जो आसपास के जो घटना देखते हैं उसको वहाँ पर दीवार पर बनाते थे। भीमबेटका की दीवार पर गुफा की दीवार पर दोस्तों चित्र के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका दोस्तों ये मध्य प्रदेश के रायसीना पहाड़ी पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के दोस्तों रायसेना नामक पहाड़ी पर दोस्तों भीमबेटका के प्रमाण मिले दोस्तों। इसका खोज कौन किया दोस्तों, विष्णु वानाकर दोस्तों इसका खोज किया दोस्तों भीमबेटका की। आगे के हम लोग प्रश्न यहाँ पर, तो एक जगह दोस्तों स्थल यहाँ पर, ठीक है, स्थल एक जगह अति पराक्रम, ठीक है, पूरा पाषाण काल के एक जगह दोस्तों अति पराक्रम से भी दोस्तों यहाँ पर अति पराक्रम दोस्तों जो तमिलनाडु है यहाँ पर से भी दोस्तों मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। आगे के यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जितने भी बातें पूरा पाषाण काल में हम लोग देख लेंगे एक बार। ठीक है, क्या देखेंगे कि पूरा पाषाण का जो जीवन शैली था वो घुमक्कड़ था, खास संग्राहक जिसको हम लोग अखेटा कहते हैं। ठीक है, मतलब घूम कर क्या करते थे कि खाने के मतलब कि अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे, जिन्हें हम लोग घुमक्कड़ जीवन कहा गया। खाद संग्रह मतलब कि क्या करते थे कि खाद को संग्रह करते थे, जिन्हें हम लोग अखेटा कहते हैं। खोज किया गया इसको खास कर किसका, आग का। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों हर एक एग्जाम में कि आग का खोज किस काल में होता है, तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और प्रश्न देखेंगे। पूरा पाषाण काल में दोस्तों मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले, अति पराक्रम के तमिलनाडु से। उसके बाद और मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले दोस्तों हस्तनेरा, नर्मदा के हस्तनेरा से। और पूछा जाता है कि भीमबेटका किस काल का ये साक्ष्य है, तो भीमबेटका दोस्तों जिसे हम लोग भीम के बैठने का स्थान कहते हैं दोस्तों, भीमबेटका दोस्तों जिसे हम लोग भीम के बैठने का स्थान कहते हैं। ठीक है, ये गुफा दोस्तों, गुफा में दोस्तों यहाँ पर चित्र शैली मिली है, जिसका खोज कौन किया दोस्तों, विष्णु वानाकर। ठीक है, ये मिला कहाँ दोस्तों, एमपी के रायसेना पहाड़ी से प्राप्त हुआ दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों मध्य पाषाण के बारे में। ठीक है, देखेंगे हम लोग दोस्तों मध्य पाषाण। आगे देखेंगे यहाँ पर दोस्तों किसका, तो मध्य पाषाण के बारे में। मध्य पाषाण जिसका कालखंड दोस्तों कब से कब तक रहा, कालखंड की बात करें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला मध्य पाषाण की कालखंड, मध्य पाषाण का कालखंड की बात करें, कालखंड दोस्तों 12,000 से 6,000, 12,000 से दोस्तों 6,000। उसके बाद यहाँ पर का जो यहाँ भी जीवन था दोस्तों, यहाँ पर जीवन कैसा था, तो यहाँ भी जीवन जो घुमक्कड़ था और खाद्य संग्रह, मतलब व्यापक रूप से नहीं था। लोग अपने आप को विकसित कर रहे थे, थोड़ा सा कुछ जगह पर देखा क्या दोस्तों, यहाँ पर कुछ अस्थायी निवास भी करना शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, जीवन यापन की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो जीवन यापन कैसा रहेगा, तो यहाँ पर घुमक्कड़ कुछ मतलब कि घुमक्कड़ और खाद्य संग्राहक, घुमक्कड़ और खाद्य संग्राहक,
खाद्य संग्राहक, जिन्हें हम लोग अखेटक भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग अखेटक कहेंगे दोस्तों। मध्य पाषाण काल में दोस्तों हम लोग कुछ बातों को जानना है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में मतलब कि मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा जीवन व्यतीत करता है, ठीक है, और अपने आप में परिवर्तन लाता है दोस्तों। परिवर्तन लाने का जो क्रम है दोस्तों, ये मध्य पाषाण काल है, जो 12,000 से 6,000 समय लग जाता है दोस्तों पूरा पाषाण से नव पाषाण में जाने में, ठीक है। मतलब घुमक्कड़ जीवन से मतलब अस्थायी जीवन व्यतीत करने में दोस्तों, मतलब व्यतीत करने के लिए पूरे 6,000 वर्ष लगते हैं दोस्तों। इसका जीवन घुमक्कड़, खाद्य संग्राहक, अखेटक था दोस्तों। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर औजार कैसा दोस्तों, यहाँ पर औजार की बात करें, औजार छोटा छोटा, बहुत छोटा दोस्तों, बहुत छोटा, मतलब कि अब औजारों में दोस्तों यहाँ पर कि नकाशदारी शुरू कर गए। नकाशदारी करने का मतलब उसमें कटिंग करना शुरू किया दोस्तों, बहुत छोटा, जिसे हम लोग माइक्रोलिथिक कहते हैं। बहुत ठीक है दोस्तों, बहुत छोटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक कहने का मतलब अब उसे नुकीला बनाया गया, मतलब दूर से ही उसे मतलब कि हम लोग क्या करते थे, शिकार कर सकते थे। खास कर ये लोग अपना जीवन व्यतीत जो है घुमक्कड़, खाद्य संग्राहक, मतलब शिकार करके ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। फिर क्या करते हैं, नव पाषाण काल में शिकार होते दोस्तों, लेकिन वहाँ पर अब क्या होता है कि कृषि का शुरुआत होता है, जिसके कारण वो लोग अस्थायी निवास करना शुरू करते हैं। वो लोग हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। औजार बहुत छोटा, माइक्रोलिथिक, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों खास कर क्या होता है कि यहाँ पर जब अस्थायी निवास थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, तो पहला यहाँ पर कुत्ता, यहाँ पर जानवर को पालतू बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। शुरुआत किसका होता है दोस्तों, जानवर को पालतू बनाना, शुरुआत जानवर को पालतू बनाना, जानवर को पालतू बनाना, ठीक है दोस्तों। जानवर को पालतू बनाते दोस्तों, खासकर सबसे पहले किसको, कुत्ता को सबसे पहला दोस्तों पालतू बनाने का प्रयास किया दोस्तों। मतलब कि प्रमाण मिला है कि जो जानवर को जो है जानवर को पालतू बनाया जाता है, खासकर सबसे पहले कुत्ता को। और ये कहाँ से साक्ष्य मिले दोस्तों, ये साक्ष्य की बात करें, ये साक्ष्य मिलता है दोस्तों एमपी के आदमगढ़ से। एमपी के दोस्तों आदमगढ़, एमपी के आदमगढ़ जिले से, मतलब एमपी में एक जगह दोस्तों आदमगढ़, जहाँ से कुत्ता के पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक और प्रमाण मिले दोस्तों, जिसे हम लोग अंत्येष्टि कहते हैं। अंत्येष्टि के भी प्रमाण मिले, अंत्येष्टि का दोस्तों, अंत्येष्टि के प्रमाण मिले दोस्तों, ठीक है। पूछा जाता है दोस्तों कि अंत्येष्टि के प्रमाण किस काल से मिले, तो मध्य पाषाण काल से, ठीक है। अंत्येष्टि का अर्थ होता है दोस्तों अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि का अर्थ दोस्तों अंतिम संस्कार, ठीक है, अंतिम संस्कार, ठीक है। आगे हम लोग देखें यहाँ पर दोस्तों, तो अंतिम संस्कार होता है क्या दोस्तों, जब कोई मनुष्य, ठीक है, जब कोई मनुष्य का जन्म होता है, ठीक है, तो जन्म होना उसका पहला संस्कार है। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ठीक है, और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके टोटल 16 संस्कार होते हैं दोस्तों। किसी भी मनुष्य के जन्म से, ठीक है, उसके 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। 16 संस्कार में से ही एक सबसे अंतिम संस्कार, जिसको हम लोग 16वां संस्कार कहते हैं। 16वां संस्कार को ही दोस्तों हम लोग अंत्येष्टि कहते हैं, जिसको हम लोग अंतिम संस्कार कहते हैं दोस्तों, 16वां संस्कार, ठीक है दोस्तों। 16वां संस्कार को हम लोग अंत्येष्टि या फिर अंतिम संस्कार कहते हैं दोस्तों। जब इंसान का होता है, जब इंसान की मृत्यु होती है, तब उसे क्या होता है कि उसे मतलब कि एक तरह से बात करें तो उसे हम लोग एक तरह से लोग दोस्तों हम लोग 16वां संस्कार की बात करें, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, ठीक है, तो मृत्यु के मतलब मृत्यु के बाद उसे मतलब कि अच्छी तरह से उसका मतलब कि उसे विदा करना, ठीक है, अंतिम रूप से मतलब कि भगवान के मतलब कि सादर चरण में आमंत्रण देना, ठीक है, जाने देना, ठीक है, उसको बोलते हैं 16वां संस्कार, जिसको हम लोग अंतिम संस्कार कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये खास कर हम लोग अंत्येष्टि कहते हैं। अंत्येष्टि का जो साक्ष्य दोस्तों मध्य पाषाण काल से मिला दोस्तों, ठीक है। हम लोग बात करें यहाँ पर तो अंत्येष्टि का मतलब समझ में आया दोस्तों। बात करें हम लोग फिर से देखेंगे अंत्येष्टि अगर बात करें, अंत्येष्टि का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कि अंतिम संस्कार, क्योंकि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसके टोटल 16 संस्कार होने चाहिए, ठीक है। तो 16 संस्कार में एक ऐसा संस्कार जिसको अंतिम संस्कार, इसको 16वां संस्कार कहते हैं दोस्तों। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसे विदा करना, उसी का हम लोग क्या करते हैं कि अंतिम संस्कार करते हैं, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग नव पाषाण काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कृपया करके लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।